फिर घर जाकर बबीता और सोनम दोनों कोमल को खूब सुनाती हैं। और तभी, ये सब क्या है भाभी? आपको हमने बाहर खड़े रहने के लिए कहा था ना, फिर आप वहां से क्यों चली गई? वही तो। अरे बाहर आपको कोई कांटे चुभ रहे थे क्या? मुझे तुम दोनों ने कहा था कि केवल 15 से 20 मिनट ही बाहर रुकना है, और उतना कहकर तुम दोनों ने मुझे पूरे आधे से पौने घंटे तक रुका दिया। और मुझे घर आकर ढेरों काम करने थे। तुम दोनों की तरह मैं हर वक्त आराम नहीं फरमाती रहती। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? सही तो कह रही हूं मैं। कुछ गलत थोड़ी ना कहा है। अब मैं ठहरी करीब, तो मैं कहा तुम दोनों की अमीर सहेली के घर के अंदर कदम रख सकती हूँ। इतना कहकर कोमल अपने कमरे में काम करने जाती है, और उन दोनों देवरानियों का मुंह खुला का खुला पड़ जाता है। ऐसे ही एक रोज, छी, कैसी बनी है ये सब्जी? मैं और बबीता इसे हरगिज नहीं खाएंगे। ठीक है सोनम, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें और बबीता को ये सब्जी नहीं पसंद। माना कि पहले पता नहीं था, पर अब तो अच्छे से पता कर लो, और ये फालतू की छोटी मोटी गलतियां करना बंद करो। खामखा राशन और वक्त दोनों की बर्बादी। फिर थोड़ी देर बाद खाने के समय सोनम और बबीता दोनों देखती हैं कि कोमल ने उन्हें वही सब्जी परोसी है, और ये देखकर वो दोनों और चिढ़ जाती हैं। आपने हमें वही सब्जी क्यों परोसी? मैंने कहा था ना आपसे कि ये सब्जी मैं और बबीता हरगिज नहीं खाएंगे। तो उसके बाद भी आपने नई सब्जी क्यों नहीं बनाई? देखो सोनम, तुमने केवल यही कहा कि तुम दोनों को ये सब्जी नहीं पसंद। खामखा राशन की बर्बादी। इसलिए आज के लिए मैंने तुम दोनों को यही सब्जी परोस दी है। लेकिन अगली बार से मैं ध्यान रखूंगी और दोबारा ये सब्जी नहीं बनाऊंगी। पर आज के लिए तुम दोनों को इसी से काम चलाना होगा। अब तुमने थोड़ी ना बोला था कि दूसरी कोई सब्जी बनाओ, और अगर मैं उसे बना भी देती तो उससे भी राशन की ही बर्बादी होती ना। ये थोड़ी ना बोला था मतलब। अरे अगर हमें ये सब्जी नहीं पसंद तो हम दूसरी सब्जी ही खाएंगे ना। जेठानी होकर भी बेअक्लों की तरह बर्ताव क्यों करती हो आप? बेअक्ल मैं नहीं, तुम दोनों हो। पहले अपनी गलतियां देखो, समझो, और फिर मुझसे बोलना। खाने में आज के लिए यही सब है। खाना है तो खाइए, वरना दोनों के पास बेहिसाब पैसा है, तो कुछ ना कुछ ऑर्डर कर दीजिए ताकि उतना ही पेट भर जाए। क्योंकि लोगों को नीचा दिखाकर और अपना घमंड आगे बढ़ाकर तो तुम दोनों का पेट भरने से रहा। ओ हेलो, तुम्हें हम जेठानी के नाम पर इज्जत देते हैं, तो वो भी तुम्हें रास नहीं आ रही क्या? हमसे इस तरह की बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? दो कौड़ी की गरीब फटीचर औरत। अरे हंस क्या रही हो? जोक मारा है क्या हमने? बेशर्मों की तरह हंसे जा रही है। कितनी निर्लज है ये। मुझे हंसी आप दोनों के बर्ताव पर आ रही है, और तरस आता है बेचारे घर वालों पर, जो ना जाने क्यों तुम दोनों को इतना एंटरटेन करते हैं। अपनी हैसियत में रहो, और ये हमारी तरफ से एक चेतावनी ही समझ लो। और फालतू में हमसे पंगा लेने की कोशिश भी मत करना। फिर बाद में बबीता ये सब मनोरमा को बताती है। देख कोमल बहू, माना कि तुझे ये सब सही नहीं लग रहा, लेकिन तू जैसा समझ रही है वैसा बिल्कुल नहीं है। और ये बात मैंने तुझे पहले भी समझाई थी, और अब भी मैं तुझे फिर से वही समझा रही हूँ। वो दोनों बहुत अच्छे हैं बेटा, तो तू उन्हें गलत क्यों कह रही है? देखिए माँ जी, आप उनकी तरफ से कहानी सुनकर मुझे मत बताओ। आपको पता भी है कि उन दोनों ने मेरे साथ क्या किया है। फिर कोमल टीना के घर जाने के बाद हुई सारी बातें मनोरमा को बताती है। फिर उसके बाद, मैं समझ सकती हूँ बेटा, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि उन सहेलियों को आपस में कुछ निजी बातें करनी हो, इसीलिए उन्होंने तुझे बाहर रुकने के लिए कहा। या फिर वो बस 15 मिनट में निकलने वाले थे, इसलिए उन्होंने तुझे अंदर आने के लिए नहीं कहा। लेकिन फिर बातों बातों में उन्हें देरी हो गई। देख बेटा, मेरे कहने का मतलब यही है कि उन दोनों ने तुझे जानबूझकर बाहर नहीं रुकाया होगा। उनके मन में कोई गलत भाव नहीं है बेटा।
पता नहीं अपनी आंखों पर चढ़ा हुआ ये अच्छाई का चश्मा कब उतारोगे आप। इस घर में मेरी बात को कोई समझता ही नहीं कि वो दोनों आप सबको अपना गुलाम समझती है और कुछ नहीं। बस कर कोमल, बार बार एक ही राग आलापना बंद कर और इस विषय को यही खत्म कर। इसे और आगे मत बढ़ा। पर माँ जी, कमाल है। माँ जी, राजेश जी और देवर जी, सब पर इन दोनों घमंडी बहनों ने अपना जादू करके रखा है। सबको यही लगता है कि ये दोनों अच्छाई की मूरत है। लेकिन मुझे अपने ससुराल वालों को इन जहरीली बहनों की गुलामी से बचाना है और वो मैं जल्द ही करके रहूंगी। फिर एक दिन कोमल देखती है कि दोनों बहनें गली में एक महिला को कुछ पैसे देकर मदद कर रही है। धन्यवाद बेटा, भगवान तुम दोनों का खूब भला करे। ऐसे ही आगे बढ़ो और खूब अमीर बनो। शुक्रिया। ऐसे ही लोगों की एक छोटी सी मदद करके हम उन्हें बाद में जीवन भर के लिए अपना गुलाम बना सकते हैं। ठीक उसी तरह जैसे हमने अपने ससुराल वालों को अपना गुलाम बनाया है। अच्छा, तो ये है इन दोनों का असली चेहरा जो ये सबसे छुपा रही है। कितनी निर्लज है ये दोनों। गरीबों के साथ इतना गलत करते हुए इन्हें शर्म भी नहीं आती। फिर ऐसे ही एक दिन जब कोमल दिन भर बाहर घूमने जाती है, तभी वो दोनों मनोरमा से बहुत काम कराती है, जिस कारण मनोरमा की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। हे भगवान, आपको किसने कहा था माँ जी, जो आपने इतना सारा काम कर लिया। अब देखिए क्या हाल हो गया है आपका। अब तेरे बिना सारा काम कौन करता बेटा। मुझे लगा कि एक दिन के लिए वो दोनों बाहर का खाना खाकर काम चला लेंगे। क्यों काम चलाए? अरे पैसे वाले हैं इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि पानी की तरह पैसे उड़ाते रहें। तुम घूमोगी और ऐश करोगी और उसके बदले में हम अपने पैसे गवाकर बाहर का खाना खाए। भला ये किसके पिताजी ने सिखाया है? वही तो, सब कुछ तुम्हारे हिसाब से नहीं हो सकता भाभी। एक दिन के लिए अगर मैं बाहर चली भी गई तो उसमें क्या हो गया। तुम दोनों ने तो तानों की बौछार ही कर दी। जब तुम दोनों बाहर घूमने जाती हो तब, अरे तुम दोनों तो घर का एक ग्लास भी यहाँ से वहां नहीं रख सकती। हाँ तो नहीं करते हम, क्योंकि हमें इन सब की कोई जरूरत नहीं है। हम जहाँ जाते हैं हमारे गुलाम वहां मौजूद रहते हैं। बचपन से रानी की तरह रहते आए हैं हम, और ऐसे ही रानी की तरह हमेशा रहते रहेंगे। अगर आइंदा से तुम्हें कहीं बाहर जाना हो तो बता कर जाना। और हाँ, जाने से पहले अपने हिस्से के सारे काम निपटा कर जाना, ताकि बाद में हम सबको कोई दिक्कत ना हो। वरना तुम्हारी लापरवाही के कारण बेचारी माँ जी को ही सारा काम करना पड़ेगा। उन दोनों की ये बातें सुनकर कोमल को हद से ज्यादा गुस्सा आने लगता है। लेकिन मनोरमा की हालत देखकर वो खुद पर काबू पा लेती है। फिर एक दिन जब दोनों देवर फिर से घर आते हैं, तभी ओ माय गॉड बबीता, बोले तो एकदम आइटम बॉम्ब लग रही हो तुम इस ड्रेस में। थैंक यू चिराग। तुम भी क्या कहर ढा रही हो सोनम। दोनों बहनों ने आज तय करके रखा है क्या कि हमें आज हार्ट अटैक दिलाकर सीधे ऊपर भेजेंगे। अरे चुप रहो, कुछ भी मत बोलो इंदर। अरे मस्ती कर रहा हो यार। वैसे चलो जल्दी चलते हैं, इवेंट के लिए देरी हो रही है ना। क्या तुम दोनों कहाँ आ रहे हो? कहाँ आ रहे हो मतलब, हम दोनों तुम दोनों के साथ ही चल रहे हैं ना, उस बड़े से बिजनेस इवेंट में जहाँ सभी कपल्स को साथ में जाना होता है। नो वे, मैं तुम्हारे साथ वहां नहीं जाऊंगी। सूट बूट पहन लेने से गरीबी ठक नहीं जाती। देखो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ दुनिया में कहीं भी आ जा नहीं सकती। लोग तुम्हें देखकर बातें बनाएंगे और मैं तो एकदम हीरोइन की तरह दिखती हूँ। वही तुम शूटिंग पर मौजूद स्पॉट दादा की तरह दिखते हो। और नहीं तो क्या, मैं भी अभी यही कहने वाली थी यार। और गाइस, तुम दोनों मत चलो हमारे साथ, हम दोनों अकेले ही काफी हैं। चलो सोनम। ये सब कोमल दूर से ही देख लेती है और वो ये सारी बातें जाकर राजेश को बताती है। तभी क्या
ये तुम क्या कह रही हो? उन दोनों ने इस तरह से मेरे भाइयों का तिरस्कार किया? हाँ राजेश जी, मुझे ही सुनकर इतना बुरा लगा। तो फिर सोचो, उन दोनों पर क्या बीत रही होगी। वो दोनों बेचारे कुछ दिनों के लिए यहाँ रुकने आए हैं और उस बीच भी ये दोनों उनका इस तरह से अपमान करती है, अपने पैसों का ठोस जमा कर। हमेशा आप उन दोनों की तरफदारी करते रहते हो, लेकिन आज की ये बात सुनकर तो आपको हैरानी हुई ना। देखिए, मैं आपको और माँ जी को उन दोनों के खिलाफ भड़का नहीं रही, बस उन दोनों का असली चेहरा आप दोनों के सामने लाने की कोशिश कर रही हूँ। हाँ कोमल, मैं समझ रहा हूँ और मैं यही चाहती हूँ कि ये बात माँ जी को भी पता चले। अगर मैं उन्हें बताऊंगी तो उन्हें फिर से वही लगेगा कि मैं उन दोनों के बारे में बुरा ही कह रही हूँ। लेकिन अगर आप कहोगे तो शायद उन्हें समझ आए। फिर राजेश आकर ये सारी बातें मनोरमा से कहता है, जिसके बाद वो दोनों बहुओं से इस बारे में बात करती है। मैं जानती हूँ कि तुम दोनों को इंदर और चिराग को अपने साथ नहीं लेकर जाना था, लेकिन तुम्हें उन दोनों के साथ इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। उन दोनों ने हमें कुछ नहीं कहा, लेकिन मन ही मन उन्हें भी काफी बुरा लग रहा होगा ना। लेकिन माँ जी, आपको ये सब किसने बताया? उस कोमल की बच्ची ने ही ना। अपनी घटिया हरकतों से वो लड़की पास नहीं आएगी, और नहीं तो क्या, उसने तो हमें परेशान करके रख दिया है। और आप हमारे पास क्या बोलने आई हो? क्या गलत कहा हमने? जो भी कहा बिल्कुल सही कहा। आपके दोनों बंदर जैसे दिखने वाले बेटों को कोई पसंद नहीं करता। वो तो उनका नसीब अच्छा है जो हम दोनों अमीर बहनों ने उनसे प्यार किया और शादी भी की। और अगर हमें उन्हें किसी इवेंट पे नहीं लेकर जाना है तो वो पूरी तरह हमारी चॉइस है। आपको इसमें बोलने की कोई जरूरत नहीं है। और हम हमारे पतियों से लाड करें, प्यार करें या उनका अपमान करें, उसमें इस कोमल को क्या मिर्ची लग रही है? बड़ा तरस आ रहा है उसे अपने देवरों पर। उसे बोल दीजिए जरा अपने पति पर ध्यान दे। दो कौड़ी की औरत। राजेश कोमल के बारे में ये सब सुन नहीं पाता और वो वहां जाकर चिल्ला पड़ता है, बस करो तुम दोनों, और खबरदार, अगर मेरी बीवी के बारे में एक और गलत शब्द भी कहा तो तुम दोनों को क्या लगा? इतने एहसान करने के बाद तुम दोनों हमें खरीद लोगी? हमें अपना गुलाम बना लोगी? अरे मैं कोमल की बातों को काटता था। उसे कहता था कि तुम दोनों और तुम्हारा परिवार अच्छा है, लेकिन नहीं, मैं गलत था और कोमल सही थी। तुम दोनों बस अच्छाई करने का ढोंग करके दूसरों को अपना गुलाम बनाने के पीछे तुली हुई हो। क्या? माँ जी, अपने बेटे को जरा हद में रहने के लिए कहिए। कुछ गलत कह रहा है क्या वो, जो मैं उसे हद में रहने के लिए कहूँ? अरे आज तो मैं भी चुप नहीं बैठूंगी। कोमल को मैंने भी कई बार चुप कराया, लेकिन जब बात मेरे बेटे के अपमान पर आई तब मैं सहन नहीं कर पाई। अपने पैसों का दोष कहीं और जाकर जमाना। इन्हें लगता है कि दुनिया में काम केवल ये दोनों ही दे सकती हैं। अरे मैंने तो अपने देवर और पति के लिए अच्छे से अच्छा काम ढूंढ के रखा है। तुम्हें लगा कि हमारा तुम दोनों के बगैर कुछ नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग तुम दोनों के बिना भी गुजारा कर सकते हैं। सभी घर वालों के ये रूप देखकर सोनम और बबीता बहुत घबरा जाती हैं। अगर अब भी तुम दोनों को ऐसे ही बर्ताव करना है तो अभी के अभी दफा हो जाओ यहाँ से। और अगर तुम दोनों से सही से रहना है तो तुम लोग यहाँ पर रह सकते हो। हमारा दिल तुम दोनों के दिल से कई गुना ज्यादा बड़ा है। हम लोग तुम्हें माफ भी कर देंगे। वो दोनों इस पर कुछ भी नहीं कहती, लेकिन उस दिन के बाद से वो दोनों सहम कर रहने लगती है और अपने आप लाइन पर आ ही जाती है, जिसके बाद पूरा परिवार खुशी से साथ रहने लगता है। हाँ रोमा, अभी के अभी जानवी के पास चली जा, उसे बता दे कि सच क्या है। अरे लेकिन प्रतिभा बहन। अरे आग लगे तेरे लेकिन वेकिन को, मैं कुछ नहीं जानती। देख रोमा, तुझे अगर अपनी जान और इज्जत प्यारी है ना, तो ये फैलाया हुआ रायता तो तुझे ही समेटना होगा। नहीं नहीं, ऐसा मत करना।
मैं अभी जाकर जानवी को सब कुछ बता देती हूँ और मुझे माफ कर दो प्रतिभा बहन। अरे तुम जैसे जो लोग घर से ही घी का कटोरा लेकर निकलते हैं ना दूसरों के घर गृहस्थी जलाने के लिए, ऐसे लोग कभी खुश नहीं रह पाएंगे। चल अब फोन रख। रोमा बहुत डर जाती है और वो अब फौरन जानवी के पास चली जाती है और वो उसे सब कुछ बता देती है। क्या कहा आपने? इसका मतलब वो सब झूठ था। माँ जी और पापा जी मेरी और रोहित की चिंता करते हैं। हाँ जानवी, अरे वो तुम्हारे बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे। अरे वो तो मैं ही नालायक हूँ जो बेवजह तुम्हारे पास आकर मैंने आग में घी डाल दिया। मुझे माफ कर दो जानवी। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी और आपने जो भी किया है बहुत गलत किया है। इससे पहले कि मैं भूल जाऊं कि आप मुझसे बड़ी हो और मैं आपको धक्के मारकर घर के बाहर निकालूं, निकल जाइए मेरे घर से और दोबारा यहाँ आने की कोशिश भी मत करना। रोमा अब शर्मिंदा होकर वहां से चली जाती है। फिर उसके बाद जब प्रतिभा जानवी को घर बुलाती है तभी, ये लो, तुम दोनों के लिए मैंने कपड़े लाए हैं। हमारे यहाँ पर रस्म है कि गर्भवती बहुओं को सास तोहफे के स्वरूप में कपड़े देती है। बताओ तो जरा, अच्छा है ना? हाँ माँ जी, ये ड्रेस तो बहुत ही अच्छा है और प्रेगनेंसी में पहनने के लिए तो एकदम कंफर्टेबल भी है। अरे ओ जानवी महारानी, अब तो गुस्सा थूक दे। कब तक मुंह फुलाए बैठेगी? बता ना अब, कैसा लगा तुझे ये ड्रेस? वैसे ये ड्रेस तो ठीक ही है और मैं ऐसे सस्ते और सिंपल ड्रेसेस नहीं पहनती। अरे आप दोनों तो मुझे अच्छे से जानती हो। खैर, उसके बाद भी मैं ये ड्रेस जरूर पहनूंगी क्योंकि आपने मुझे ये रस्म के तौर पर जो दिया है तो मैं उसका मान जरूर रखूंगी। बहुत खूब जानवी, मीठी बात बोलने के लिए भी तुझे थोड़ी सी खटास तो मिलानी ही होती है। पता नहीं कब सुधरेगी ये लड़की। मैं तो सुधरी हुई ही हूँ माँ जी। अरे खोट तो आप लोगों के नजरिए में है, नजरिया भी नहीं, सच कहूँ तो आप लोगों में ही खोट है। क्या कहा तूने? अरे बस जानवी बस। और माँ जी आप खाना खा लीजिए, फिर आपको दवाई भी तो खानी है ना, वरना समय निकल जाएगा तो आपकी तबीयत खराब हो सकती है। इस तरह से सुमन उन दोनों को बड़ी ही चालाकी से शांत करा देती है। फिर एक रोज, देख जानवी, भले ही रोमा तुझे बताकर गई है कि तेरे सास ससुर और जेठानी ने तेरे बारे में सब अच्छा ही बोला है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो लोग तेरी नजरों में अच्छे बन जाए। अरे उन सब के खाने के दांत अलग और दिखाने के दांत अलग है। हाँ माँ, ये बात तो मैं अच्छे से जानती हूँ और मुझे अच्छी तरह से पता है कि किसके साथ किस तरह से पेश आना चाहिए। और ये माची तो बस 9 महीनों तक ही मेरे साथ अच्छे से पेश आएगी, फिर उसके बाद वो फिर से अपना असली रंग दिखाना शुरू कर देगी। और वैसे भी अभी तो वो केवल अपने होने वाले पोता या पोती के लिए इतनी फिक्र कर रही है, बाकी उन्हें मेरे होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता और ये बात मुझे अच्छे से पता है। चलो शुक्र है कि तुझे पता है कि तेरे ससुराल वाले लोग कैसे हैं, वरना तो खामखा उनके बारे में अच्छा अच्छा सोचकर और उम्मीदें बढ़ा देगी और बाद में खुद ही दुखी हो जाएगी। वही रात में, क्या बात है प्रतिभा, मेरी फरमाइश पर तो इतने स्वादिष्ट पदार्थ तुमने आज तक कभी नहीं बनाए जो अब तुम अपनी बहू के कहने पर बना रही हो, क्योंकि इस समय पर सुमन का ख्याल रखना ही मेरी सबसे पहली जिम्मेदारी है और ये सारे पदार्थ तो मैंने जानवी के लिए भी बनवाए हैं। अब वो भी यहाँ पर आती जाती रहती है ना, भगवान करे कि वो माँ बनने के बाद थोड़ी समझदार बन जाए और हमारा ये पूरा परिवार फिर से एक हो जाए। हाँ माँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा और मुझे भी कभी कभी इस बात का बहुत दुख होता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि काश जानवी हमारे साथ ही रहती तो हम दोनों देवरानी और जेठानी मिलकर एक साथ कितना अच्छा समय बिताते। आपको भी अपनी दोनों बहुओं को एक साथ गर्भवती देखकर कितनी खुशी मिलती। माना कि वो यहाँ पर आती जाती रहती है, पर साथ में रहना और आते जाते रहने में बहुत अंतर होता है। लेकिन सामने वाला व्यक्ति भी वैसा होना चाहिए ना सुमन। अगर खोट उस व्यक्ति में ही हो
तो उसका यहाँ रहने से क्या फायदा? फिर अब ये सब बातें करने से कोई मतलब नहीं है। और अब खाना खाने का आनंद लो। ये सरदर्द तो जीवन भर ऐसे ही चलता रहेगा। फिर एक दिन प्रतिभा सुमन और जानवी के साथ मान्यता वाले मंदिर चली जाती है। वाह माँ जी, यहाँ से नजारा तो कितना सुंदर लग रहा है। और आपको पता है, इस मंदिर में मैं बहुत समय पहले से ही आना चाहती थी। और अब देखिए, आज भगवान जी ने मुझे खुद ही बुला लिया यहाँ पर, और वो भी जब मैं माँ बनने वाली हूँ। क्या बात है जानवी, अब तो तुम्हें तहे दिल से मन्नत मांगनी ही पड़ेगी। और हाँ, अपनी उस मन्नत के बारे में किसी को मत बताना। जी भाभी, इस मंदिर की बहुत मान्यता है। अरे मैं भी जब गर्भवती थी ना, तभी तुम दोनों की दादी सास मुझे यहाँ पर लेकर आई थी। कहते हैं कि गर्भवती स्त्रियां यहाँ पर जो भी आके मांगती है वो उन्हें मिल जाता है। इसलिए पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ प्रार्थना करना। जी माँ जी, बिल्कुल। प्रतिभा और सुमन दोनों आंखें बंद करके प्रार्थना करते हैं। और जब वो दोनों आंखें खोलते हैं, तभी जानवी मंदिर में होती ही नहीं। जानवी, जानवी कहाँ चली गई तुम? जानवी, जानवी बहू, पता नहीं कहाँ चली गई है। अरे अभी तो हमारे साथ ही थी, फिर एक ही पल में ये लड़की कहाँ रफू चक्कर हो गई। ढूंढते ढूंढते सुमन देखती है कि जानवी पहाड़ी इलाके से फिसलने वाली है। इससे पहले कि उसके साथ कोई अनहोनी घटती, सुमन फौरन सही समय पर पहुंचकर जानवी का हाथ थाम लेती है। हे भगवान, जानवी तुम ठीक तो हो ना? हाँ भाभी, थैंक यू सो मच। अगर आज आप मेरा हाथ नहीं थामती ना, तो ना जाने मेरे साथ क्या हो जाता। अरे लेकिन तुम्हें किसने कहा था इस पहाड़ की चोटी पर आने के लिए? ऐसा भी कोई करता है क्या? लेकिन मैं तो यहाँ पर बस एक सेल्फी लेने आई थी, लेकिन पता नहीं कैसे मेरा पैर स्लिप होने लगा और मैं तो ऑलमोस्ट गिरने ही वाली थी कि उतने में यहाँ पर आप आ गई। अक्सर लोग यही गलती करते हैं। अरे इन पहाड़ी इलाकों का कोई भरोसा नहीं होता, इसलिए हमें ही सावधानी बरतनी चाहिए, वरना उस सेल्फी और वीडियो के चक्कर में आज तुम्हारी जान चली जाती। हाँ भाभी, आपने एकदम सही कहा, लेकिन मैं अब आगे से ध्यान रखूंगी, अपना भी और अपने होने वाले बच्चे का भी। और माफ कीजिए भाभी, लेकिन प्लीज ये बात आप माँ जी को मत बताइए। वो और बाकी घर वाले खामोखा सब परेशान हो जाएंगे। लेकिन जानवी, प्लीज भाभी। अच्छा ठीक है बाबा, नहीं बताऊंगी मैं किसी को कुछ भी, पर प्लीज अगली बार से तुम अपना ध्यान रखना। फिर ऐसे ही एक रोज जानवी को अचानक से बुखार आ जाता है। और तभी, अरे जानवी बेटा, अब कैसा लग रहा है तुझे? राहत है कि नहीं? हाँ माँ, दवाइयाँ खाई है मैंने अभी अभी, पर कल रात से थोड़ा बेहतर महसूस कर रही हूँ। देख बेटा, मैं तो बार बार यहाँ पर नहीं आ पाती, और साथ ही तेरा ध्यान रखने के लिए यहाँ पर तो केवल 2 ही नौकर है। इसलिए तू एक काम कर, तू और रोहित दोनों घर चलो और वहीं पर हमारे साथ रहो ना। क्या? अरे नहीं माँ जी, आप ये क्या बोल रही हो? हम दोनों वहां पर कैसे आ सकते हैं? अरे क्यों नहीं आ सकते? जैसे एक लड़की अपने पति के घर जाकर रह सकती है, तो वैसे ही अगर तुम लोग अपने पत्नियों के घर जाकर रहो तो उसमें क्या बुराई है? नहीं माँ जी, मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। अरे लोग क्या बोलेंगे? अरे उन लोगों को गोली मारो, घर जमाई बनने के लिए भी नसीब लगता है। और तुम्हें तो उल्टा ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि आज तुम्हें इतना अमीर और प्यारा ससुराल मिला है। हाँ रोहित, अब देखो, अगर जानवी वहां घर में सबके साथ रहेगी तो इसकी तबीयत भी बनी रहेगी और हम सब भी इसकी ज्यादा अच्छे से देखभाल कर पाएंगे। और रही बात यहाँ की, तो तुम तो दिन भर ऑफिस में ही रहते हो, इसलिए कह रही हूँ कि तुम दोनों साथ चलो। अब जल्दी बताओ, क्या है तुम्हारा फैसला? प्लीज रोहित, मना मत करना, मुझे यहाँ पर अकेले नहीं रहना है। मैं भी अपने परिवार के साथ रहना चाहती हूँ। प्लीज चलो ना रोहित, प्लीज रोहित। अच्छा बाबा ठीक है, अगर तुम इतना ही कह रही हो
तो तुम्हारी खुशी की खातिर मैं ये करने के लिए तैयार हूँ। बनूंगा मैं घर जमाई। अरे वाह, अब ये हुई ना परफेक्ट पतियों वाली बात। जानवी और रोहित अब दोनों जानवी के मायके जाकर रहते हैं, जिस कारण रोहित को काफी अजीब भी लगता है, लेकिन फिर भी जानवी के खातिर वो वहां पर चुपचाप रहता है। ऐसे ही एक दिन, बाप रे, इतना सारा खाना, और ये बर्तन तो कितने महंगे लग रहे हैं। ये सब देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं किसी 5 स्टार होटल में बैठा हूँ। सही कहा तुमने रोहित। अरे लगेगा भी क्यों नहीं, अब हमारा घर किसी महल से कम है क्या? वैसे ये सब तो तुमने कभी देखा नहीं होगा ना। कोई बात नहीं, अपनी बीवी के राज में ये सब देख लो, वो भी फ्री फंड में। वैसे भी तुमसे ये सब कहाँ होने वाला है। और नहीं तो क्या। अरे हम तो हमारी बेटी की शादी मेरे दोस्त के अमीर बेटे से कराने वाले थे, लेकिन अब क्या करे, इस झल्ली का तुम जैसे झल्ले से प्यार हो गया, और हमें भी अपनी बेटी की खुशियों के खातिर अपने घुटने टेकने ही पड़े। जी जानवी, इस चम्मच से मुझे खाना खाते नहीं आ रहा, क्या मैं हाथ से खाना खा लूं क्या? ओफो रोहित, अगर नहीं आ रहा है तो मैं सिखा देती हूँ ना, क्या तुम भी? और अच्छा है कि ये सब तुमने घर वालों के सामने ही पूछा, वरना आज अगर यहाँ पर कोई और होता ना, तो मेरी तो इज्जत की धज्जियां ही उड़ जाती। देखो, अब तुम अपने मिडिल क्लास घर में नहीं हो, मेरे अमीर मायके में हो, इसलिए बिहेव योरसेल्फ। एंड आई नो कि शुरुआत में तुम्हें काफी दिक्कत होगी, लेकिन तुम इतने भी डम नहीं हो यार, जो तुम अमीरों की तरह वेल बिहेव रहना ना सीख पाओ। ठीक है जानवी। सरोज, प्रताप और जानवी तीनों मिलकर बात बात पर रोहित को ताने देते ही रहते हैं और उसे काफी नीचा दिखाते हैं, लेकिन वो बेचारा उन्हें कुछ भी नहीं कहता। क्या कहा? रोहित घर जमाई बन गया है? वाह, अब तो बस यही देखना बाकी था। और ये सब उस जानवी के कारण ही हुआ है। ना जाने वो लड़की और क्या क्या करने वाली है। सच में बहुत ही गलत लड़की के साथ शादी की है उसने। जाने दो ना सागर, एक प्रकार से अगर देखा जाए तो जो हुआ अच्छा ही हुआ, क्योंकि अब जानवी उन नौकरों के साथ अकेली नहीं रहेगी, बल्कि अपने पूरे परिवार के साथ रहेगी। और गर्भवती अवस्था में तो यही जरूरी होता है कि उनके साथ कोई उनका अपना हो। अरे वो सब तो ठीक है बहू, लेकिन ना जाने मेरा रोहित वहां पर कैसे रह रहा होगा। अरे उसे वहां पर कितना अजीब लग रहा होगा। लगता है तो लगने दो उसे अजीब। अरे वो नालायक भी उसी लायक है। शादी के बाद तो वो एकदम जोरू का गुलाम बन गया है। अरे वो अगर थोड़ा भी सख्ती से अपनी बीवी को समझा देता ना, तो आज हम सबको ये दिन देखना ही नहीं पड़ता। उसी ने एक तरह से जानवी को अपने सर पर चढ़ा रखा था, और उसी का नतीजा हम सब भुगत रहे हैं। फिर एक रोज, अरे माँ, मुझे तो आज चेकअप के लिए जाना है, लेकिन मुझे वहां जाने का मन ही नहीं कर रहा। अब क्या करूं मैं? अरे ये तुम कैसी बातें कर रही हो जानवी? आराम कर करके पूरी तरह आलसी हो चुकी हो। अब चलो जल्दी उठो और तैयार हो जाओ। अरे ऐसे कैसे निर्दयी पति हो तुम? अपनी बेबी की कुछ पड़ी है भी या नहीं तुम्हें? ये बेचारी तो प्रेग्नेंट है, और ऐसी हालत में तुम इसकी मर्जी के खिलाफ जा रहे हो। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। इसकी जो भी मर्जी हो वैसा ही होगा। अरे हमारे पास पैसों की कमी है क्या? पैसे फेंकेंगे तो डॉक्टर खुद आएगा हमारे घर पर। अरे वाह, ये हुई ना बात। पर माँ जी, अरे तुम्हारे ये पर का टाइप फिर से शुरू मत करो, और अपने काम पर कम और बीवी पर ज्यादा ध्यान दो, क्योंकि काम करके तो तुमने वैसे भी कोई बड़ा तीर नहीं मारा है। फिर जानवी का चेकअप करने के लिए डॉक्टर उनके घर आ जाता है, जिस पर रोहित कुछ भी नहीं कह पाता। फिर एक दिन अचानक से उमंग की तबीयत गंभीर रूप से खराब हो जाती है। क्या हुआ है डॉक्टर? पापा अचानक से ऐसे बेहोश कैसे हो गए? सब ठीक तो है ना? जी नहीं। ये बताते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है कि आपके पापा को दिल की बीमारी है, जो कि अभी मेजर फेज में है, लेकिन हम इसे माइनर फेज में लाने की पूरी कोशिश करेंगे। दवाइयों के जरिए ये हो सकता है, लेकिन मैं ऐसा कोई दावा नहीं कर सकता।
और फिलहाल के लिए तो मैं यही कहूंगा कि वो तो बस अब कुछ चंद महीनों के ही मेहमान हो सकते हैं। क्या? जी, क्योंकि दवाई और ट्रीटमेंट से वो पूरी तरह ठीक हो पाए इसका तो सिर्फ 10% ही चांस है। आई एम रियली सॉरी। डॉक्टर की ये बातें सुनकर सबके सब एकदम हैरान हो जाते हैं। पूरा परिवार अब टूट जाता है और कुछ ही दिनों में उमंग को डिस्चार्ज दिया जाता है। फिर घर आने के बाद, अरे क्या हुआ है? तुम सबके चेहरों पर 12 क्यों बजे हुए हैं? अरे उल्टा तुम सबको तो खुश होना चाहिए ना कि मैं अब ठीक हो चुका हूँ। पापा जी, वो डॉक्टर ने कहा है कि आप अब बस कुछ ही दिनों के मेहमान हो। क्या? फिर सागर उमंग को पूरी बात बताता है। देखो, एक ना एक दिन तो मुझे मरना ही है। फर्क बस इतनी सी बात का है कि मैं थोड़ा जल्दी मरूंगा और वो भी तुम सबको पता होगा। पर अगर ऊपर वाले ने चाहा तो वो मुझे बचा लेगा। कुछ नहीं होगा आपको। मैं आपके लिए हर रोज भगवान के सामने प्रार्थना करूंगी। उनको आपको बचाना ही होगा। हाँ पापा जी, आप कहीं नहीं जाएंगे। खैर, ये तो ऊपर वाले की मर्जी है, लेकिन फिलहाल जो हकीकत है उसका सामना तो करना ही होगा ना। और मैं अपने जीवन के आखिरी बचे हुए दिन खुशी से बिताना चाहता हूँ और सबको एक साथ देखना चाहता हूँ। मतलब ये है कि रोहित और जानवी को भी यहाँ रहने बुला लो। अगर नसीब में रहा तो मैं अपने पोते या पोतियों को देख पाऊंगा। मैं बस ये घर भरा हुआ चाहता हूँ और अब यही मेरी आखिरी ख्वाहिश मानकर चलो। ठीक है पापा, मैं खुद जाऊंगा उन दोनों से बात करने। अगर आपकी यही इच्छा है तो मैं इसे जरूर पूरा करूंगा। फिर सागर रोहित को जाकर सब कुछ बताता है और उमंग के बारे में ये सब जानकर उन दोनों को भी काफी हैरानी होती है। ओ गॉड, ये नहीं होना चाहिए था। गॉड जी, आप प्लीज मेरे पापा जी को कुछ भी मत होने दीजिएगा। बेचारे पापा जी, आई जस्ट होप कि वो अपने पोता या पोती को देखकर ही जाए। बेचारा मेरा होने वाला बच्चा अपने दादाजी का प्यार मिस कर देगा। सो सैड रोहित। अरे शुभ शुभ बोलो जानवी, ये बोलो कि पापा को कुछ भी नहीं होगा। अरे डॉक्टर ने कहा है कि पापा ठीक भी हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने उनकी कोई गारंटी नहीं दी है। सॉरी रोहित, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। लेकिन तुम टेंशन मत लो, पापा जल्दी ठीक हो जाएंगे और हम दोनों साथ मिलकर उनके लिए प्रे भी करेंगे। वैसे जानवी, आज सागर भैया आए थे और उन्होंने कहा कि, अरे क्या कहा उन्होंने? अब बोलो भी। फिर रोहित जानवी को सब बताता है। क्या? नो वे रोहित, मैं उस घर में नहीं जाऊंगी। अरे मैं ऑलरेडी प्रेग्नेंट हूँ और इस हालत में मुझे वहां जाकर झगड़े और ताने सहन नहीं करना। अरे इन सब बातों का मुझ पर और मेरे बच्चे पर असर हो सकता है, इसलिए मैं वहां पर नहीं आने वाली। मैं समझ सकता हूँ जानवी, लेकिन तुम भी तो समझो ना, पापा अभी बीमार हैं और ऐसे में घर में लड़ाई कौन करेगा? देखो, मेरे पापा की आखिरी इच्छा है ये। अरे जब तुम्हारी माँ ने भी मुझे यहाँ आकर रहने के लिए कहा था, तब मैं भी यहाँ पर आ ही गया ना। और वो भी किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए। और अब तुम्हारी बारी है जानवी, तुम्हें भी वहां पर मेरे और मेरे पापा के लिए चलना ही होगा। ओफो रोहित, क्यों जिद कर रहे हो? अच्छा ठीक है, मत आओ तुम। देख लिया मैंने तुम्हारा प्यार। अरे आज तक मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, यहाँ तक कि तुम्हारे लिए मैं घर जमाई भी बन गया। और तुम्हें देखो, एक इंसान वहां पर अपनी आखिरी ख्वाहिश कर रहा है और तुम हो कि यहाँ से निकलना नहीं चाहती। अरे ऐसा नहीं है बाबा। अच्छा ठीक है, चलो मैं आऊंगी तुम्हारे साथ वहां पर। अब तो खुश हो ना? बेमन ही सही। और जानवी अपने ससुराल जाने के लिए तैयार हो जाती है और अब फिर से पूरा परिवार एक ही छत के नीचे आ जाता है और घर के सभी लोग उमंग के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताते हैं। पर ये क्या है भाभी, आपको समझ नहीं आता क्या? मुझे कब से टॉयलेट जाना है, लेकिन आप हो कि बाथरूम के बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रही। अरे अंदर जाकर सो गई थी क्या आप?
ये तुम कैसी बातें कर रही हो जानवी? मैं अंदर जाकर क्या सोने वाली थी क्या? और बाथरूम गए मुझे तो बस 5 मिनट ही हुए हैं। तो तुम 5 मिनट भी सब्र नहीं कर सकती क्या? और ये बात करने का क्या तरीका है? बगल के कमरे में ही पापा जी सो रहे हैं और तुम हो कि इतनी तेज आवाज में बात कर रही हो। थोड़ा तो लिहाज रखो ना। हाँ हाँ, अब हो जाओ शुरू आप। आपकी तो पुरानी आदत ही है। मुझ पर चिल्लाए बगैर आपके कलेजे को ठंडक कहाँ मिलेगी? क्यों? सही कहा ना मैंने? हे भगवान, तुम्हें तो बस दो बातें बोलने की देरी है। तुम तो उसका इतना बतंगड़ बनाती हो कि पूछो ही मत। अरे बात का बतंगड़ तो आप बनाती हो भाभी, मैं नहीं। अरे शांत हो जाओ। जंगली बिल्लियों की तरह वापस लड़ना शुरू हो गई तुम दोनों। सुधरोगी नहीं जल्दी। अरे तुम दोनों के ससुर जी वहां जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहे हैं और तुम दोनों यहाँ बाथरूम जैसी फालतू बातों पर लड़ रही हो। लानत है तुम दोनों पर। माफ कर दीजिए माँ जी। देखो बहुओं, मैं तुम्हें साफ साफ बता रही हूँ, घर में जितनी शांति बनी रहेगी उतना ही अच्छा होगा। और जानवी, मैं तेरे सामने हाथ जोड़ती हूँ, भगवान के लिए हम पर रहम कर और कुछ दिनों के लिए सबके साथ अच्छी तरह से पेश आ। तुम्हारे कारण मेरे पति को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। नहीं माँ जी, ऐसे हाथ मत छोड़िए और आगे से मैं इस बात का ध्यान रखूंगी और अब पक्का कोई लड़ाई नहीं करूंगी। पापा जी और रोहित के लिए तो मैं इतना कर ही सकती हूँ। चलो शुक्र है। और अब यही उम्मीद करती हूँ कि ये जो तू कह रही है ना, उस बात पर खरी भी उतरे। जी माँ जी, बिल्कुल उतरूंगी। अब जानवी नाटक के तौर पर ही सही, लेकिन सबके साथ अच्छी तरह से पेश आने लगती है। अरे भाभी आइए ना यहाँ पर, ये फ्रूट्स हम दोनों साथ मिलकर खाएंगे। अरे नहीं जानवी, पूछने के लिए शुक्रिया, लेकिन खा लो तुम। ओफो भाभी, मेरी माँ कहती है कि 5वें महीने में ये फ्रूट्स खाने से सेहत और भी अच्छी होती है। और आपको पता है, ये सारे फ्रूट्स बाहर से आए हैं और एकदम तरोताजा है। ठीक है जानवी, अगर तुम इतना ही कह रही हो तो मैं खा लेती हूँ। फिर वो दोनों साथ में फ्रूट्स खाती है और ये सब देखकर उमंग और प्रतिभा को बहुत खुशी मिलती है। आज तक तो मैंने अपनी दोनों बहुओं को लड़ते ही देखा है, लेकिन आज तो ये दोनों एक साथ प्यार से फल खा रही है और ये दृश्य देखकर तो मैं धन्य हो गया। और क्या चाहिए मुझे जाते जाते? बस अपने परिवार को हंसता खेलता देखना चाहता हूँ। काश ये सब एक सच होता, लेकिन मैं आपको क्या ही बोलूं उमंग जी, ये सब इस जानवी का नाटक है। वो तो बस मेरे कहने पर अच्छी बनने का नाटक कर रही है, और वो भी केवल आपकी खुशी के लिए। फिर एक दिन जब सरोज जानवी के ससुराल आती है, तभी, अरे जानवी बेटा, चल जल्दी से तैयार हो जा, आज हमारे घर पर पार्टी है। भूल गई क्या तू? अरे नहीं माँ, याद है मुझे, लेकिन मुझे माँ जी ने पार्टी में जाने से मना किया है। क्या? लेकिन क्यों? क्योंकि घर पर पापा जी की तबीयत ठीक नहीं है ना, इसीलिए। हे भगवान, अरे उसमें क्या होता है संदन जी? और ये आपने क्या कहा है मेरी बेटी से? हमारी कंपनी की 50वीं सालगिरह है और उसी की खुशी में घर पर एक बहुत ही बड़ी पार्टी रखी गई है और उस पार्टी में जानवी का मौजूद होना बहुत जरूरी है। और ये बात तो आप भी अच्छे से जानती हो। लेकिन समदन जी, उमंग जी की हालत तो आप देख ही रही हो ना। उन्हें इस वक्त अपने परिवार की बहुत जरूरत है, क्योंकि कभी कभी तो दवाइयाँ भी वो काम नहीं कर पाती जो काम अपनापन कर देता है। अरे माना कि उन्हें सब एक साथ चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि जानवी पूरे 24 घंटे समधी जी के इर्द गिर्द ही मंडराती रहे। बाहर निकलकर वो अपने बाकी के काम भी तो कर ही सकती है ना। लेकिन समदन जी, कोई चाहे कुछ भी कहे, लेकिन मैं अपनी बेटी को यहाँ से लेकर जा रही हूँ। फिर सरोज जानवी को अपने साथ लेकर जाती है और वो उससे कहती है, पर ये सब क्या था जानवी? मुझे देखकर तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि उन सब के साथ रह रहकर तू भी बिल्कुल उन्हीं की जैसी बनती जा रही है। अरे वो लोग जैसे दिखते हैं वैसे बिल्कुल नहीं है। उनके खाने के दांत अलग और दिखाने के दांत अलग है।
अरे इतनी भी अच्छी मत बन, वरना वो लोग तुझे अपनी उंगलियों पर नच पाएंगे। पर माँ। पर वर कुछ नहीं। देख बेटा, मैं तेरी माँ हूँ और एक माँ ही तुझे सच्चाई का आईना दिखा सकती है। इसलिए कह रही हूँ, मेरा कहा मान ले। और तू ये जो सबके साथ अच्छे से पेश आने का नाटक कर रही है, इस नाटक को नाटक ही रहने दे। कभी भी इसे सच्चाई में मत बदलना। समझी कि नहीं? हाँ माँ, समझ गई मैं। देखते देखते 2 महीने बीत जाते हैं। फिर ऐसे ही एक दिन, अरे तुम यहाँ पर हो जानवी, और मुझे लगा कि तुम छत पर रहोगी। वैसे आज हमारे घर पर साड़ी वाले काका आ रहे हैं। उन्होंने नया माल लाया है, तो वही लेकर आ रहे हैं घर पर। अब हम दोनों की गोद भराई है ना, तो दोनों साथ मिलकर एकदम सुंदर सुंदर साड़ियाँ खरीदेंगे। ओ हेलो, ये काका वाका की साड़ियाँ मैं नहीं पहनने वाली, और ये मेरी गोद भराई है, रोज रोज थोड़ी ना होने वाली है। इसीलिए मैं तो मस्त डिजाइनर कपड़े ही पहनूंगी। ऐसा मौका बार बार थोड़ी ना आता है। माना कि तुम्हारे पास पैसों की कमी रहती है, इसीलिए तुम वैसे कपड़े अफोर्ड नहीं कर सकती, लेकिन मेरे पास तो पैसे है ना, इसीलिए मैं तो इस फंक्शन में एकदम सुंदर सा ड्रेस खरीदूंगी। खैर, जैसा तुम्हें सही लगे। मैं तो एक पल के लिए भूल ही गई थी कि तुम तो बस अच्छी बनने का नाटक कर रही हो। बाकी हो तो तुम पहली वाली ही जानवी। ऐसी बात नहीं है भाभी। मैं तो हमेशा से ही सबके साथ अच्छे से पेश आती हूँ, लेकिन आज तक मुझे समझकर किसी ने नहीं लिया। क्योंकि अगर आप लोग मुझे समझ कर लेते, तो आज ये दिन हमें देखना ही नहीं पड़ता। जाने दो जानवी, इस विषय पर बात करने से कोई मतलब नहीं है। और तुम्हें जो सोचना है सोचो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जानवी भले ही अच्छी बनने का नाटक कर रही होती है, लेकिन उमंग की गैर मौजूदगी में वो फिर से अपने असली रूप में आ ही जाती है। माँ, एक खुश खबर है। क्या हुआ बेटा? कौन सी खुश खबर है? मैं अभी अभी डॉक्टर से मिलते आ रहा हूँ। उन्होंने कहा है कि पापा धीरे धीरे रिकवर हो रहे हैं, और पहले जहाँ उनकी बचने की उम्मीद एकदम ना के बराबर थी, अब वो उम्मीद बढ़ चुकी है। हाँ माँ, अब पापा ठीक हो सकते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है भैया। भगवान जी का लाख लाख शुक्र है। अब हम सब साथ आए हैं ना, तो पूरे परिवार का प्यार देखकर ही पापा जी ठीक हुए हैं। और जिस तरह से वो रिकवर हुए हैं, वो देखकर तो मुझे पूरी उम्मीद है कि पापा जी जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे। देखना आप सब, तेरे मुंह में घी शक्कर सुमन। फिर 7वें महीने में दोनों बहुओं की गोद भराई होती है, जिसमें उमंग बहुत खुश होता है। और ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। और 9वें महीने के दौरान एक रात अचानक से सहेलियों के कहने पर जानवी क्लब में पार्टी करने चली जाती है। वाह यार, क्या मजा आ रहा है। ये सब किए तो मुझे कितने महीने हो चुके हैं। सच में ये पार्टी एंड ऑल तो मैंने बहुत मिस किया। अरे लेकिन जानवी, वो क्या पागल हो गई है क्या? अब तेरा 9वां महीना चल रहा है, तो तू इस तरह से उछल उछल कर क्यों नाच रही है? अरे तू टेंशन मत ले यार। और वैसे भी नाचने से बच्चे की सेहत पर कोई असर थोड़ी ना होता है। अरे पर जानवी, हे भगवान, ये लड़की तो पूरी तरह पागल हो चुकी है। अब जानवी नाचते नाचते अचानक से गिर जाती है, और उसके पेट में बेहिसाब दर्द होने के कारण उसे फौरन हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। क्या कहा? हमारा बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा। हाँ जानवी, सब खत्म हो गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता रोहित। अरे लेकिन क्यों गई थी तुम उस क्लब में नाचने के लिए? अरे 1-2 महीनों तक रुक जाती तो कौन सी आफत आ जाती। और ये सब तेरी लापरवाही के कारण ही हुआ है जानवी। अब जानवी का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। और इस हादसे के एक हफ्ते के बाद सुमन एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है। और तभी जानवी और रोहित तो बहुत दुखी है, और उन्हें इस दर्द से गुजरते हुए देखकर मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है। सुमन, एक काम करो सागर, थोड़ी देर के लिए तुम बाहर चले जाओ और जानवी को अंदर मेरे पास भेजो। पर सुमन, अरे मैंने कहा ना उसे भेज दो अंदर।
मुझे उससे अकेले में कुछ बात करनी है। अच्छा बाबा, ठीक है, जैसा तुम कहो। फिर सागर जानवी को हॉस्पिटल रूम के अंदर भेज देता है और तभी सुमन अपने बेटे को जानवी के हाथ में रखती है। ये तो बहुत ही प्यारा है भाभी, और आप बहुत खुश नसीब हो जो आपने इतने प्यारे से बेटे को जन्म दिया है। बस एक मेरे ही नसीब में माँ बनना नहीं लिखा। अब ये तुमसे किसने कहा जानवी? मेरे साथ तुम भी माँ बन गई हो। क्या? हाँ जानवी, अरे ये बेटा सिर्फ मेरा नहीं है, बल्कि हम दोनों का है। अगर मैं इसकी देवकी मैया हूँ तो तुम इसकी यशोदा मैया हो। सच भाभी? हाँ हाँ सच। और जानवी, बुरा मत मानना, लेकिन ये जो कुछ भी हुआ है ना, उसमें पूरी गलती तुम्हारी ही है। अरे हमेशा से ही तुमने अपने पैसों पर घमंड किया। तुम्हारा स्वभाव भी कितना गलत था। अरे तुमने तो हमेशा हर किसी को खुद से कम ही समझा है। और ये बात हमेशा ध्यान रखना जानवी, इंसान खाली हाथ आता है और खाली हाथ ही चला जाता है। और वो अगर अपने साथ कुछ लेकर जाता है तो वो है उसके कर्म। हाँ भाभी, आप सही कह रही हो। और तुम्हारे साथ ये जो कुछ भी हुआ है ना, ये सब तुम्हारे कर्मों का ही फल है। लेकिन अब भी समय गुजरा नहीं है। तुम अब भी अपनी जिंदगी एक नए सिरे से शुरू कर सकती हो जानवी, वो भी अपनी गलतियों को सुधार कर। मैं जानती हूँ कि इस जानवी में भी एक दिल है जो बहुत साफ है, बस जबान से थोड़ी सी तीखी है, बाकी दिल में एकदम मिठास भरी है। इसीलिए कह रही हूँ कि तुम बस अच्छे कर्म करो, और ये बात हमेशा याद रखना कि तुम्हारे कारण कोई भी दुखी नहीं होना चाहिए, और यही इंसान की सबसे बड़ी पूजा होती है। शुक्रिया भाभी, आज आपने मुझे आईना दिखा दिया। मेरे पास सब कुछ है, लेकिन अपनी संतान नहीं है। जिस पैसे पर मैं इतना उड़ती थी, आज वो पैसा भी मुझे मेरी खोई हुई संतान लौटा नहीं सकता। और आज इसी हादसे से मुझे एक एहसास हो चुका है कि जीवन में पैसा जरूरी है, लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं होता। आपके कर्म और आपका स्वभाव ही मायने रखता है। और अगर आपके कर्म ही बुरे रहे तो उनका परिणाम भी बुरा ही रहेगा। हाँ जानवी, सही कहा तुमने। इसलिए मैं अब अपने जीवन की एक नई शुरुआत करूंगी, और मुझे इसकी माँ बनाने के लिए धन्यवाद भाभी। हम दोनों मिलकर इसे बहुत प्यार से पालेंगे। और मैं आपको बता नहीं सकती भाभी कि आपकी ये बातें सुनकर मुझे कितनी खुशी हो रही है। और इस तरह से अंत में जानवी एक नई शुरुआत करके सबके साथ अच्छे से रहने लगती है। और अगले कुछ ही महीनों बाद उमंग भी पूरी तरह ठीक हो जाता है, और फिर पूरा परिवार साथ में खुशी से रहता है।